नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। लेट अस से कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स which contain 42.9% and 27.3% of carbon respectively. Prove that the data illustrate law of multiple proportion. तो हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करी। अब इस डेटा से हमें ये पता लगाना है कि दिस डेटा इलुस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात हम यहाँ पे करते हैं। लेट अस से फर्स्ट वाले कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 42.9%, तो परसेंटेज ऑक्सीजन हम फाइंड कर सकते हैं 100 माइनस 42.9%, दैट इज 57.1%। अब देख सकते हैं यहाँ पर 57.1% ऑफ ऑक्सीजन इज रिएक्टेड और रिएक्ट्स विद 42.9% और 42.9 पार्ट ऑफ कार्बन। So 1 part of oxygen reacts with 42.9 upon 57.1, that is 0.751 part of carbon. कहने का मतलब ये हुआ, मैंने क्या किया, 57.1 पार्ट जो है ऑक्सीजन का वो 42.9 पार्ट कार्बन के साथ में प्रेजेंट है। तो 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कितने पार्ट ऑफ कार्बन के साथ में प्रेजेंट है, इतना। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स 0.751 ग्राम ऑफ कार्बन। सिमिलरली दूसरे कंपाउंड में मैं बोल सकता हूँ परसेंटेज कार्बन इज 27.3% एंड परसेंटेज ऑक्सीजन आ जाएगा 100 माइनस 27.3, दैट इज 72.7%। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं 72.7 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 27.3 पार्ट ऑफ कार्बन। सो 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 27.3 divided by 72.7, that is 0.376 part of carbon। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 0.376 ग्राम ऑफ कार्बन। तो दोनों कंपाउंड्स में मैंने क्या किया, 1 ग्राम ऑक्सीजन की करस्पॉन्डिंग जो कार्बन का अमाउंट है वो मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ रेशियो ऑफ कार्बन। तो कंपाउंड 1 में और कंपाउंड 2 में जो कार्बन के मासेस का रेशियो है वो रेशियो अगर हम देखें यहाँ पे, तो कंपाउंड 1 में है 0.751, कंपाउंड 2 में है 0.376। इसको और सिंप्लीफाई करें सो इट विल गिव अस 2:1। कहने का मतलब ये हुआ, दोनों कंपाउंड में हमने क्या किया, एक कंपाउंड से हमने देखा कि 1 ग्राम ऑक्सीजन की करस्पॉन्डिंग कितना कार्बन प्रेजेंट है, दूसरे कंपाउंड में भी हमने ये देखा कि 1 ग्राम ऑक्सीजन की करस्पॉन्डिंग कितना कार्बन प्रेजेंट है, और दोनों कार्बन्स का, दोनों कंपाउंड्स में जो कार्बन का अमाउंट है उसका रेशियो लिया। दिस रेशियो इज सिंपल होल नंबर रेशियो एंड दिस इलुस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अभी तक हमने काफी सारी बातें कर ली है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट की ज्यादा बातें हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर्स में करते हैं, वहां पर भी हम लोग सीखते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली होता क्या है कि कभी भी कोई रिएक्शंस अगर होती हैं तो रिएक्शंस में लेट अस से कोई कंपाउंड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है या किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना, जैसे मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लोरीन के साथ में रिएक्शंस हो सकती हैं या क्लोरीन किसी रिएक्शन में फॉर्म हो सकती है। तो बेसिकली जो इसका क्लासिकल डेफिनेशन है इक्विवेलेंट वेट का, वो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ए पार्टिकुलर सब्सटेंस विच रिएक्ट्स और डिस्प्लेसेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। कहने का मतलब कितना पार्ट कोई भी पार्टिकुलर सब्सटेंस का या तो फॉर्म हो या रिएक्ट करे या डिस्प्लेस करे, या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे या 1 ग्राम हाइड्रोजन की करस्पॉन्डिंग बने, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन को या 35.5 ग्राम क्लोरीन को या 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। सो इट इज अ नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास। पार्ट्स बाय मास का मतलब हम मास की टर्म में बात कर रहे हैं, ऑफ ए सब्सटेंस which combines or displaces 1 part by mass of hydrogen or 8 parts by mass of oxygen or 35.5 parts by mass of chlorine or 108 parts by mass of silver. Is it clear to all of you? ठीक है, तो आगे बढ़ने के पहले हम कुछ और बातें करेंगे, जैसे वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर का क्या मतलब होता है। तो वैलेंसी फैक्टर एक टर्म होती है जो हमें फाइंड करनी होती है, आगे हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए वैलेंसी फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैलेंसी फैक्टर अगर हम बात करें एसिड्स के लिए, तो एसिड्स के लिए इट इज द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल और रिमूवेबल H+ आयंस। ठीक है, कोई भी एसिड अगर हम बात करते हैं तो एसिड का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो H+ डोनेट कर सकता है। तो कौन से
कितने H प्लस डोनेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स एन फैक्टर। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज द बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स। जितने H प्लस कोई भी एसिड डोनेट कर सकता है, इट इज कॉल्ड द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। तो HCl के केस में एक ही H प्लस आयन दे सकता है, इसलिए बेसिसिटी इज 1 और आई कैन से एन फैक्टर इज 1। H2SO4 में it will give 2 H plus ions and 1 sulfate ion, so N factor is 2. H3PO4 it can give 3 H plus ion, so N factor is 3. HNO3 N factor is 1. H3PO2 N factor is 2. H3PO3 जो है उसमें N factor 2 है, 3 नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये डाइबेसिक एसिड है, ये 2 H plus आयन डोनेट करता है, 3 H plus आयन डोनेट नहीं करता है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम जो H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलती हैं वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होती है। CH3COOH एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में भी COOH ग्रुप से जो H प्लस लगा हुआ है वो H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलता है, इसलिए इसका भी N फैक्टर 1 हो जाएगा। बेसिस के लिए अगर हम बात करें तो बेस के लिए हम बोल सकते हैं कितने OH माइनस आयंस कोई भी बेस फर्निश करता है, इसलिए उसका N फैक्टर भी नंबर ऑफ OH माइनस आयंस का इक्वल हो जाएगा। अगर हम बात करें NaOH N फैक्टर इज 1, KOH N फैक्टर इज 1, बेरियम हाइड्रोक्साइड N फैक्टर इज 2। सॉल्ट्स के लिए अगर हम बात करें तो सॉल्ट्स में जो N फैक्टर है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल चार्ज ऑन द पॉजिटिव आयन। लेट अस से अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल NaCl की, तो वहां पर Na प्लस है और Cl माइनस है, तो किसी भी कटायन, जैसे Na एक ही कटायन है यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज +1 ही हो जाएगा और यही NaCl सॉल्ट का N फैक्टर भी हो जाएगा। यहाँ पर Cl माइनस भी प्रेजेंट है, तो नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायंस भी हम ले सकते हैं। एक चीज कंसिडर कर सकते हैं, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लें या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायंस हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन N फैक्टर को हम पॉजिटिव वैल्यू ही लिखेंगे, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ में नहीं लिखेंगे। NaCl के लिए N फैक्टर 1 है, MgCl2 के लिए Mg+2 है इसमें, इसलिए 2 N फैक्टर हो गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड में Al+3 की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए टोटल चार्ज ऑन कटायन इज 3। सिमिलरली एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, यहाँ पर अगर हम N फैक्टर की बात करेंगे तो N फैक्टर हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 फॉर्म में प्रेजेंट है और 2 एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, दैट इज वाई टोटल चार्ज ऑन 2 एल्यूमिनियम +3 आयन इज 6, सो N फैक्टर इज 6। अगर हम आयंस की बात करेंगे तो आयंस के केस में जो N फैक्टर होता है दैट इज द चार्ज ऑन द आयन। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है तो N फैक्टर उनके चार्ज के इक्वल हो जाएगा, और अगर नेगेटिवली चार्ज आयंस है तो N फैक्टर भी उनके चार्ज के इक्वल होगा, लेकिन हम नेगेटिव साइन के साथ में उसको नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस N फैक्टर इज 1, Mg+2 N फैक्टर इज 2, एल्यूमिनियम +3 N फैक्टर इज 3, क्लोराइड आयन -1 चार्ज है Cl पर, N फैक्टर इज 1। सिमिलरली O पे -2 ऑक्साइड आयन है, इस पे भी, इसका भी N फैक्टर हो जाएगा 2। सिमिलरली N पे -3 अगर हम देखें नाइट्राइड आयन तो इसका भी N फैक्टर हो जाएगा 3। इतनी बात सभी को क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट की। तो जिस तरह से हमने देखा कि अभी तक जो है मोल कॉन्सेप्ट में हम बात करते थे मोल्स की, वॉल्यूम की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, वैसे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का बेसिक मतलब क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास अपॉन N फैक्टर। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी आयन का मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड कर सकते हैं, उसके N फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो जो टर्म हमें मिलेगी दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। For example, equivalent weight of HNO3 nitric acid is molecular mass of nitric acid upon N factor of nitric acid. Nitric acid का N factor 1 होगा because it can lose 1 H plus ion. So its equivalent weight is 63 upon 1 which is 63 gram. Similarly, H2SO4 का equivalent weight हो जाएगा 98 upon 2 which is 49. H3PO4 phosphoric acid का equivalent weight होगा molar mass या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड डिवाइड बाय N फैक्टर 3, 98 अपॉन 3 इज 32.67 ग्राम। सिमिलरली अगर हम बात करें NaOH की तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 40 अपॉन 1 विच इज 40। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपॉन N फैक्टर इज 2, मोलर मास है इसका 74 डिवाइड बाय 2 इज 37 ग्राम। सिमिलरली सल्फेट आयन की अगर हम बात करें तो सल्फेट आयन का N फैक्टर हो जाएगा 2 बिकॉज इसके ऊपर 2 चार्ज है, तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, 96 अपॉन 2 दैट इज 48 ग्राम हो जाएगा।
एक बात इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। कोई भी कंपाउंड का अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन। तो इक्विवेलेंट वेट H प्लस का कितना होगा? H प्लस का मास होता है 1, चार्ज भी होता है 1, तो 1/1 प्लस molar mass of sulfate ion upon n factor of sulfate ion. So 1/1 is the equivalent weight of H plus ion, 96/2 is the equivalent weight of sulfate ion, तो इसका equivalent weight आ जाएगा 49, जो हमने ऑलरेडी देखा है molar mass upon n factor 2 करके भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट लाइक Na2SO4 सोडियम सल्फेट, it is molar mass of sodium sulfate divided by n factor, which is 142/2, nothing but 71 ग्राम। इतनी बात सभी को समझ में आई? तो हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना आना चाहिए। दूसरी बात, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब होता है? जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूं W/E। समझ में आई? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं मास अपॉन मोलर मास, वैसे ही मास अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट करके हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद में हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो जिसमें रिएक्टेंट्स भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सभी के, चाहे वो रिएक्टेंट्स हों चाहे वो प्रोडक्ट्स हों, वो इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक रिएक्शन कंसीडर करें, स्मॉल a plus b gives c plus dt, small a b c d are the stoichiometric coefficient of the reaction which is used to balance it, and capital A and capital B are reactants, capital C and capital D are products। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ number of equivalents of reactant A is equal to number of equivalents of reactant B, which is further equal to number of equivalents of product C, which is equal to number of equivalents of product D। ठीक है, तो ये लॉ भी हमको याद रखना है, समझना है। इतनी बातें सभी को क्लियर है? ठीक है, अब एक और लॉ हम यहाँ पे देखते हैं, ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ। बेसिकली ये एक एक्सप्रेशन है जो हमको याद रखना होता है, विच इज नथिंग बट कोई भी अगर सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं तो उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज 6.4। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है जो स्पेसिफिक हीट होने चाहिए दैट शुड बी इन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास में लेटर से किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है तो हम उस सब्सटेंस को हीट करेंगे। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो specific heat is equal to heat supplied divide by change in temperature also divide by mass of the substance। तो मैं बोल सकता हूँ specific heat को अगर मैं small s से represent करूं तो small s is equal to Q upon m delta T। Q is the heat supplied divided by small m is the mass, delta T is the change in temperature। समझ में आ गई इतनी बात सभी को? तो एक फॉर्मूला हम ये वाला याद रख सकते हैं स्पेसिफिक हीट का। एक क्वेश्चन देखते हैं, अ सॉलिड एलिमेंट हैज स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इफ इक्विवेलेंट वेट इज 9 ग्राम, फाइंड एटॉमिक वेट एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो बेसिकली हमें यहाँ पर गिवन है स्पेसिफिक हीट लेकिन जूल में गिवन है, तो मुझे कैलोरी में चेंज करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं उसको 1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस को 4.184 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे कैलोरी में स्पेसिफिक हीट मिल जाएगा। यूनिट शुड बी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब मैं देख सकता हूँ इस फॉर्मूले से एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, 6.4 डिवाइड बाय 1 अपॉन 4.184, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 4.184। सो एटॉमिक मास मुझे मिल जाएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.8 ग्राम। ठीक है, अब मैं देख सकता हूं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी या एन फैक्टर।
कोई भी अगर आयन है तो n फैक्टर उसका चार्ज होगा, जिसको मैं वैलेंसी भी बोल सकता हूं। इसीलिए मैंने लिखा है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन n फैक्टर। सो 9 इज इक्वल टू 26.8 डिवाइड बाय वैलेंसी, तो वैलेंसी मिल जाएगा 26.8 डिवाइड बाय 9 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3। इतनी बात सब समझ में आ गई सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे, वॉलेटाइल क्लोराइड मेथड टू फाइंड एटॉमिक वेट। तो बेसिकली कुछ मेथड्स हम लोग देखेंगे जिससे हम एलिमेंट का एटॉमिक वेट फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें वेपर डेंसिटी ऑफ द क्लोराइड गिवन होनी चाहिए, और दूसरी बात E इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट, ये भी हमें पता होना चाहिए। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है जो वेपराइज हो जाए इजिली, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जो इजिली गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। तो हमें अगर वेपर डेंसिटी क्लोराइड का गिवन है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट गिवन है, तो लेट अस से एलिमेंट की जो वैलेंसी है दैट इज x। अगर वैलेंसी का मतलब चार्ज ऑन लेट अस से मेटल आयन या एलिमेंट के ऊपर, लेट अस से अगर हम बात करें AlCl3, तो एलिमेंट हो गया Al, इस पे चार्ज कितना होगा +3, तो वैलेंसी हो जाएगी उस केस में 3। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें एलिमेंट का वैलेंसी अगर x है, तो फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड हो जाएगा MClX। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड MClX कितना होगा, m का मास दैट इज द एटॉमिक वेट ऑफ m प्लस 35.5 इंटू x। जितने भी क्लोरीन एटम होंगे उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35.5 से, तो क्लोरीन का मास हो जाएगा, और एटॉमिक मास ऑफ मेटल एटम हो गया। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल एटम इज इक्वल टू a, यहां मैंने m को या एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल एटम को a से रिप्रेजेंट किया है, और एटॉमिक वेट को मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर या एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर, और n फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, वैलेंसी होगा। तो यहां से देख सकते हैं एटॉमिक वेट हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, जिसको मैं लिख दिया E इंटू x, क्योंकि वैलेंसी यहाँ पे कितनी लिए मैंने x लिए। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MClX जो वॉलेटाइल कंपाउंड है, वॉलेटाइल क्लोराइड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट में कैसे लिखूंगा, m का एटॉमिक मास, m का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा E इंटू x प्लस दिस मास 35.5। कहने का मतलब ये हुआ इस फॉर्मूले में मैंने एटॉमिक वेट ऑफ m को लिख दिया है E इंटू x, तो अल्टीमेटली मुझे मिल गया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MClX विच इज दिस नंबर, यहां से x कॉमन निकाल दिया तो E प्लस 35.5 इंटू x मिल गया। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी विच इज इक्वल टू E प्लस 35.5 इंटू x, तो यहां से मुझे वैलेंसी x मिल जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5। और अगर मुझे वैलेंसी मिल गया तो एटॉमिक वेट में पता लगा सकता हूं इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी। तो इस तरह से हम एटॉमिक वेट फाइंड कर सकते हैं। एक और मेथड है एटॉमिक वेट फाइंड करने का, अगर हमें स्पेसिफिक हीट का डेटा पता हो। स्पेसिफिक हीट Cp अपॉन Cv, जिसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, मेनली हम थर्मोडायनेमिक्स में इसकी बातें करेंगे। तो गामा जो होता है दैट इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी Cp डिवाइड बाय मोलर हीट कैपेसिटी Cv। Cp स्टैंड फॉर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv स्टैंड्स फॉर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। और अगर मोनो एटॉमिक गैस होती है तो ये जो वैल्यू होती है दैट इज 5/3। डायटोमिक गैस के लिए गामा की जो वैल्यू होती है पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू दैट इज 7/5, और अगर हम ट्राई एटॉमिक गैस की बात करेंगे तो गामा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो अल्टीमेटली अगर हमें गामा की वैल्यू पता लग जाए तो हम देख सकते हैं, लेट अस से अगर गामा की वैल्यू आती है किसी गैस के लिए 4/3, तो दैट शुड बी ट्राई एटॉमिक गैस। तो उस केस में लेट अस से x3 विल बी द फॉर्मूला। तो उस केस में अगर हम एटॉमिक वेट निकालना चाहें तो मॉलिक्यूलर वेट को, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को उसकी एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल लेट अस से ओजोन, तो ओजोन का अगर हम एटॉमिक वेट फाइंड करना चाहें तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3, तो सिंगल ऑक्सीजन का हमें एटॉमिक वेट मिल जाएगा। ऑलराइट, सिमिलरली एक क्वेश्चन देखते हैं। अ मेटल क्लोराइड हैज 49.5% क्लोरीन, the specific heat of element is 0.064 calorie per gram per degree Celsius
कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी एंड एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें इसमें, तो ये मेटल क्लोराइड गिवन है और मेटल क्लोराइड में परसेंटेज क्लोरीन इज 49.5%। तो परसेंटेज मेटल हम फाइंड कर सकते हैं 100 माइनस 49.5 दैट इज 50.5% इज मेटल। तो कहने का मतलब 50.5% मेटल इज प्रेजेंट विद 49.5% क्लोरीन। अब मुझे इक्विवेलेंट वेट मेटल का पता लगाना है। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मेटल का वो मास जो 35.5% क्लोरीन के साथ में रिएक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं अगर 49.5 ग्राम क्लोरीन reacts with 50.5 gram metal, so 35.5 gram of chlorine should react with 50.5 upon 49.5 into 35.5 that is 36.21 gram of metal। कहने का मतलब ये हुआ इस मेटल क्लोराइड में इतने ग्राम क्लोरीन के करस्पॉन्डिंग जो मेटल का मास होगा दैट इज 36.21 ग्राम। और इक्विवेलेंट वेट भी मेटल का यही हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट जैसा मैंने डेफिनेशन में ही बताया था, इट इज दैट मास विच इज प्रेजेंट और डिस्प्लेसेस 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं 35.5 ग्राम के करस्पॉन्डिंग मेटल का जो मास है दैट इज 36.21 ग्राम। सो इक्विवेलेंट वेट इज 36.21 ग्राम। अब मैं डुलोंग्स एंड पेटिट लॉ यूज कर सकता हूँ। एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेट मुझे मिल जाता है डुलोंग एंड पेटिट लॉ से is equal to 6.4 upon specific heat 6.4 divided by 0.064 that is 100 gram. This is the approximate atomic weight of the element. Equivalent weight find कर सकते हैं atomic weight upon valency या molecular mass upon n factor. So valency आ जाएगा यहाँ से atomic mass upon equivalent weight 100 divided by 36.21 that is 2.7। बट अगर हम बात करें वैलेंसी की तो वैलेंसी इज द चार्ज, ठीक है, इट शुड बी इंटीजर दैट इज वाई 2.7 नहीं होगा। बेसिकली नियरेस्ट इंटीजर हमने 3 कंसीडर किया है। तो अगर मैं एग्जैक्ट एटॉमिक वेट की बात करूं तो मुझे वैलेंसी पता लग गई, एलिमेंट के 3 है, तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आ जाएगा एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट हमने ऑलरेडी देखा 36.21 मल्टीप्लाई बाय 3 this is equal to 108.63 ग्राम। Is it clear to all of you? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्वर सॉल्ट मेथड टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें सिल्वर सॉल्ट मेथड, तो इस मेथड में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किस टाइप के एसिड्स हो सकते हैं, it can be monoprotic acid, it can be diprotic acid, it can be polyprotic acid। तो मोनोप्रोटिक एसिड का मैंने एग्जांपल लिखा जैसे HA। मोनोप्रोटिक का मतलब ऐसा एसिड जो एक ही H+ आयन डोनेट कर सकता है, ठीक है, इसको हम मोनोबेसिक ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। अगर H2A लिखा हुआ है इट इज डाइप्रोटिक एसिड और डाइबेसिक एसिड। अगर हम पॉलीप्रोटिक एसिड की बात करें तो HNA ऐसा हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले एक सिल्वर सॉल्ट लिया है, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट में जो अनायन है A दैट इज द अनायन ऑफ द पॉलीप्रोटिक एसिड। तो यहाँ पे मुझे N नहीं पता है इसलिए मैंने AgNA लिखा हुआ है। इट कैन बी Ag2A, इट कैन बी AgA डिपेंडिंग ऑन द सिल्वर सॉल्ट ऑफ द एसिड। If it is monoprotic acid then the silver salt will be AgA, if it is diprotic acid then the silver salt will be Ag2A like this, ठीक है। तो अगर हम सिल्वर सॉल्ट को हीट करते हैं तो हमें सिल्वर मिलता है। कुछ डिफरेंट रिएक्शंस भी हम करवा सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे आगे हुन-स्टिकर रिएक्शन, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर एक सिल्वर सॉल्ट को अगर हम हीट किया इग्नाइट कर रहे हैं तो हमें व्हाइट शाइनिंग रेसिड्यू की फॉर्म में सिल्वर मिल जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें AgNA, इसका वेट हमने W1 ग्राम कंसीडर किया है, तो इसके मोल्स हो जाएंगे मास अपॉन मोलर मास फॉर्म से। तो मास अपॉन मोलर मास W1 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ AgNA। सिल्वर का मास होता है 108, लेकिन n एटम सिल्वर के हैं इसलिए 108 इंटू n प्लस मोलर मास ऑफ A विल बी द टोटल मोलर मास ऑफ AgNA, ठीक है। तो अल्टीमेटली मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला से हमने देखा जो मोल्स है W1 अपॉन 108 n प्लस A में इज द मोल्स ऑफ AgNA।
सिमिलरली जो सिल्वर मिला है उसका मास हमें गिवन है W2 ग्राम, तो सिल्वर के मोल्स भी कितने हमें मिले हैं, W2 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर 108। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें जितना अमाउंट सिल्वर का लेफ्ट हैंड साइड में था, स्टार्टिंग में था सिल्वर सॉल्ट में जितना अमाउंट में सिल्वर था, फाइनली सिल्वर हमें उतना ही मिलना चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर या कंजर्वेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सिल्वर एटम। स्टार्टिंग में जितना सिल्वर था कंपाउंड में, फाइनली सिल्वर उतना ही होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो सिल्वर के मोल्स थे वो कितने हो जाएंगे, n इंटू मोल्स ऑफ AgNa। बेसिकली अगर मैं बात करूं, लेट अस से एक सिंपल एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास में 1 मोल HCl है तो उसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन होते हैं और 1 मोल Cl होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास में 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें 2 मोल्स हाइड्रोजन होते हैं, 1 मोल सल्फर होता है और 4 मोल्स ऑक्सीजन होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर यहाँ 1 मोल AgNa है तो उसके अंदर n मोल्स सिल्वर के होंगे एंड 1 मोल A का होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर, लेफ्ट हैंड साइड में सिल्वर के मोल्स हो जाएंगे n इंटू W1 अपॉन 108 n प्लस मास ऑफ A। दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सिल्वर ऑब्टेन्ड W2 अपॉन 108। तो इसको सॉल्व करके हमें W1 गिवन है, W2 गिवन होता है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें Ma मिल जाएगा। ठीक है, और अगर Ma मिल गया तो मोलर मास ऑफ एसिड हम फाइंड कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू HNA, पॉलीट्रोटिक एसिड कोई भी हो सकता है, इज इक्वल टू हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं n, तो n इंटू 1 प्लस मोलर मास ऑफ A। इतनी बात समझ में आई। तो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। लेट अस से 0.41 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाइबेसिक एसिड left a residue of 0.216 gram of silver on ignition. Calculate the molar mass of organic acid. तो हमें यहाँ पे गिवन है डाइप्रोटिक एसिड है या डाइबेसिक एसिड है, तो Ag2A को हीट करने पर हमें मिल रहा है सिल्वर। ठीक है, Ag2A के मास हमें गिवन है 0.41 ग्राम, सिल्वर का मास ऑब्टेन्ड है 0.216 ग्राम। तो मोल्स ऑफ Ag2A कितना आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ Ag2A कैसे निकालेंगे, 108 तो सिल्वर का एटॉमिक मास है, तो 108 इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ A। So 0.41 divided by 108 into 2 plus Ma, and moles of silver obtained is 0.216 upon 108। ठीक है, अब लेफ्ट वाले कंपाउंड में सिल्वर का जो मोल्स होगा राइट साइड के मोल्स के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम लेफ्ट में देखें 1 मोल में सिल्वर के 2 मोल्स हैं, तो 1 मोल कंपाउंड में सिल्वर के 2 मोल्स हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर एटम्स 2 इंटू मोल्स ऑफ Ag2A is equal to moles of silver obtained। तो यहां पे हम देख सकते हैं 2 into 0.41 is 0.82 डिवाइड बाय 108 into 2 is 216 प्लस Ma इक्वल टू, उसका पॉइंट हटा दिया हमने तो नीचे 1000 आ जाएगा, 216 अपॉन 108 into 1000। ठीक है, तो 0.82 डिवाइड बाय 216 प्लस Ma इज इक्वल टू, ये ट्वाइस बार जाएगा, 108 के डबल होता है 216, तो 2 अपॉन 1000 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लेंगे तो मिल जाएगा 820 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 216 प्लस Ma। तो 820 इज इक्वल टू 432 प्लस ट्वाइस Ma, तो ट्वाइस Ma आ जाएगा 820 माइनस 432, दिस इज इक्वल टू 388। तो Ma हमें मिल गया 194। अब हमें मास ऑफ एटम A मिल गया, तो हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास डाइबेसिक एसिड का फाइंड कर सकते हैं। डाइबेसिक एसिड हो जाएगा H2A, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और A का मास हमें पता है, तो 2 प्लस 194 दिस इज इक्वल टू 196 इज द मोलर मास ऑफ H2A। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज गैसियस एनालिसिस। तो बेसिकली कई बार कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन, उनका हम कंबशन करवाते हैं और प्रोडक्ट्स भी लेट अस से CO2 एंड वाटर हमको मिलते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं उसका जो एनालिसिस हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड इडियोमेट्री। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले कुछ ऐसे कंपाउंड जो पार्टिकुलर गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं जिनको हम एब्जॉर्बेंट्स बोल सकते हैं, लाइक एल्कोहलिक KOH, it absorbs CO2 gas. Alcoholic KOH is basic in compound, so it will absorb acidic gas CO2. Similarly, ammonical cuprous chloride, it will absorb CO, carbon monoxide.
alkaline pyrogalol, it can absorb O2 gas, turpentine oil used for O3 gas absorption, anhydrous copper sulfate and calcium chloride is used for the absorption of water. तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें समझ में भी आएगा कि किस तरह से ये एनालिसिस हम लोग कैरी आउट करते हैं. बेसिकली वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हम लोग अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अ 10 ml ऑफ एल्केन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 30 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन. तो एल्केन का कंबशन हमने करवाया है और CO2 और H2 हमको मिलता है. तो मैंने एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. उसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन मैंने लिख लिया. CnH2n+2 plus 3n+1/2 O2 gives NCO2 plus n+1 H2. तो मुझे 10 ml एल्केन गिवन है और 30 ml कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. तो मैं वॉल्यूम एनालिसिस लगा सकता हूँ. वॉल्यूम ऑफ एल्केन यूज्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट दैट इज 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड अपॉन CO2 का कोफिशिएंट n. So it will give me 10 upon 1 is equal to 30 upon n. So n is equal to 3. So अगर n 3 होगा तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं CnH2n+2 में और हमें जो हाइड्रोकार्बन है उसका फॉर्मूला मिल जाएगा C3H8. Is it clear to all of you? ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं. 10 ml of gaseous hydrocarbon was reacted completely in 80 ml of O2. The remaining gas occupies 70 ml. This volume becomes 50 ml on treatment with KOH solution. What is the formula of hydrocarbon? तो बेसिकली अगर हम बात करें हमारे पास में गैसियस हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन भी गैसियस फॉर्म है. उसका 10 ml लिया है और उसको एक्सेस अमाउंट 80 ml ऑक्सीजन के साथ में हमने बर्न करना स्टार्ट कर दिया. और जो फाइनली आफ्टर रिएक्शन जो भी गैसियस मिक्सचर बचा है दैट इज हैविंग वॉल्यूम ऑफ 70 ml और इसको अगर हमने KOH सॉल्यूशन से पास किया ट्रीट किया तो 50 ml ही वॉल्यूम रह गया. मैंने यहाँ पे रिएक्शन भी लिखी है. CXHY इज द जनरल रिएक्शन फॉर द हाइड्रोकार्बन. CXHY plus 4x plus y/4 O2 gives x CO2 and y/2 H2. हमें कुछ नहीं बोला जाता है तो हम वाटर को ऐसे लिक्विड ही कंसीडर करेंगे और बाकी जो है गैसेस हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो इसका 10 ml हमें गिवन है और ऑक्सीजन का हमने 80 ml लिया था इनिशियली. तो वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड कितना होगा? अब हमने देखा कि ओवरऑल वॉल्यूम था 70 ml और बाद में जब उसको KOH से हमने पास किया तो वॉल्यूम हो गया 50 ml. KOH क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इनिशियली जो मिक्सचर था 70 ml उसमें से फाइनली हमें 50 ml मिक्सचर मिला. इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 ml था वो कार्बन डाइऑक्साइड रहा होगा दैट वाज एब्जॉर्ब्ड बाय KOH. तो वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू 20 ml. वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेंड ऑक्सीजन कितना है? दैट इज 50 ml. बिकॉज अगर हम देखें यहाँ पे फाइनली जब रिएक्शन ओवर हो जाएगी तो हाइड्रोकार्बन तो कंप्लीटली कंबस्ट हो जाएगा. ठीक है, उसके अलावा जो गैसेस फॉर्म में बचेगा वो ऑक्सीजन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा. ठीक है, अब अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का 20 ml था और 70 ml वॉल्यूम हमें फाइनल रिएक्शन के बाद मिला. उसमें से 20 ml अगर CO2 है तो 50 ml क्या होगा? ऑक्सीजन बचा रह जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेंड इज 50 ml. सो वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड कितना होगा? इनिशियली 80 ml ऑक्सीजन हमने लिया था, उसमें से 50 ml बचा रह गया फाइनल रिएक्शन के बाद में. तो 30 ml ऑक्सीजन विल बी यूज्ड इन द रिएक्शन. अब हमको ये बताए रिलेशनशिप वॉल्यूम ऑफ CXHY हाइड्रोकार्बन अपॉन इसका कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड अपॉन ऑक्सीजन का कोफिशिएंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड और CO2 का कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर देंगे. तो वॉल्यूम इसका पता है 10/1. वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया 30 अपॉन ऑक्सीजन का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 20/x. वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड हमको पता है 20 ml है. अब अगर मैं इक्वेट कर दूं इसको इससे 10/1 इज इक्वल टू 20/x तो मुझे x मिल जाएगा 2. अब x पता लग गया तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं और y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं. तो 30/4x plus y/4 इज इक्वल टू 20/x. x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2. तो 30/4 इंटू 2 प्लस y/4 इज इक्वल टू 20/2. राइट साइड में 20/2 मिल जाएगा मुझे 10. तो 30 इंटू 4 अपॉन
8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 120 इज इक्वल टू 8 प्लस वाई इंटू 10, उसके बाद में y इज इक्वल टू 12 माइनस 8 दैट इज 4। तो अल्टीमेटली हम देख सकते हैं हमें x भी पता लग गया, y भी पता लग गया, सो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा C2H5। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं 50 ml of C3H8 propane is mixed with 300 ml of oxygen for complete combustion. Find final volume and volume contraction. तो बेसिकली हमें यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी प्रोपेन के कंबशन रिएक्शन की। C3H8 plus O2 gives CO2 plus H2O और इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कभी भी हम कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले कार्बन बैलेंस करें, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करें और उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करें। रिएक्शन स्केलेटन लिख लें, लाइक C3H8 plus O2 gives CO2 and H2O। उसके बाद में दोनों तरफ देखें, कार्बन सबसे पहले बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, तो हम इजिली रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस किया हुआ है 5 O2 है एंड 3 CO2 एंड 4 H2O। ऑलराइट, नाउ वॉल्यूम गिवन इज 50 ml एंड ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमारे पास में गिवन है 300 ml। दोनों का वॉल्यूम गिवन है, तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना होगा। तो वॉल्यूम डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हमें ये रेशो निकालना होता है जब भी हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 50/1 फॉर प्रोपेन, वैल्यू आई 50, और ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 5 दैट इज 60। तो ये वैल्यू अगर हम देखें तो स्मॉल वैल्यू है फॉर प्रोपेन, सो लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रोपेन एंड एक्सेस रिएजेंट इज ऑक्सीजन। नाउ आई कैन राइट द एक्सप्रेशन वॉल्यूम ऑफ C3H8 used अपॉन उसका कोफिशिएंट 1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 used अपॉन 5। इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना यूज होगा। ठीक है, तो 50/1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड अपॉन 5। तो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम यूज्ड है दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 5 इक्वल टू 250 ml। तो ऑक्सीजन का जो रिमेन्ड वॉल्यूम है लिया था हमने 300 ml, उसमें से 250 ml यूज हो गया, तो बचा हुआ ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ जाएगा 300 माइनस 250 दैट इज 50 ml। ठीक है, तो अभी इस रिएक्शन मिक्सचर में ऑक्सीजन इतना बचा रह गया। ठीक है, हाइड्रोकार्बन तो कंप्लीटली कंबस्ट हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि CO2 कितना बना होगा ये मुझे पता लग जाए। तो वॉल्यूम ऑफ C3H8 यूज्ड अपॉन 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 यूज्ड फॉर्म्ड अपॉन 3। तो 50/1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड अपॉन 3। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म आ जाएगा 50 इंटू 3 दैट इज 150 ml। तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा इस मिक्सचर में CO2 का कितना वॉल्यूम है और ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम है, क्योंकि जो वाटर बनता है कुछ नहीं कहा जाता है तो हम लिक्विड ही मानेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेन्ड, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर विच इज इक्वल टू 150 प्लस 50 दैट इज 200 ml। इनिशियल वॉल्यूम कितना था 50 प्लस 300, देख सकते हैं C3H8 का 50 ml था और ऑक्सीजन का 300 ml लिया था, दैट वाज 350 ml। नाउ इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम हमको पता है, तो हम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं 350 माइनस 200 दैट इज 150 ml। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं C6H5CS3। बेसिकली गैसियस फॉर्म में है ये हाइड्रोकार्बन, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड H2O। अगेन इट इज कंबशन रिएक्शन। यहां भी अगर हम बैलेंस करना चाहें तो उसी ऑर्डर में CHO के ऑर्डर में हम रिएक्शन को बैलेंस करके इजिली देख सकते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम चेंज इफ 30 ml ऑफ C6H5CS3 इज कंप्लीटली रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। तो बेसिकली इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो वाटर भी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑलरेडी गिवन है। तो मैं देख सकता हूं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ C6H5CS3 यूज्ड अपॉन 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट 9 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड अपॉन कोफिशिएंट 7 is equal to volume of water vapor formed upon stoichiometric coefficient 4। अब मैं एक एक करके इसको इक्वेट कर सकता हूँ। इसका वॉल्यूम मुझे गिवन है 30, तो 30/1 is equal to वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 9 वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन 7 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर गैस अपॉन 4। तो अगर इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मैं फाइंड कर सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड विच इज इक्वल टू 9 इंटू 30 विच इज 270 ml। सिमिलरली 30/1 को इक्वेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड अपॉन 7। तो यहां से मुझे वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म मिल जाएगा 7 इंटू 30 दैट इज 210 ml। सिमिलरली 30/1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर
formed upon 4, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड आ जाएगा 4 into 30 दैट इज 120 ml। अब देख सकते हैं यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम कितना था। इनिशियल वॉल्यूम तो 30 ml तो C6H5CH3 का है। उसके साथ में ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम यूज हुआ होगा वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा 30 + 270 दैट इज 300 ml। ठीक है, अब फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? फाइनल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड दैट इज इक्वल टू 210 + 120 दिस इज इक्वल टू 330 ml। तो वॉल्यूम चेंज हमें मिल जाएगा 330 ml माइनस 300 ml विच इज इक्वल टू 30 ml। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई? तो इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से देखा था कि किस तरह से मोल्स का कैलकुलेशन करते हैं, एटॉमिक वेट्स की हमने बातें की थी, पार्टिकल्स का कैलकुलेशन किया था, मोल्स कैलकुलेशन के कुछ फॉर्मूलेज हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद में हमने एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करी। ठीक है, उसके बाद में हमने परसेंटेज कंपोजिशन भी देखा। इसके बाद हमने स्टोइकियोमेट्रिक में कैलकुलेशन देखी कि किस तरह से कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। मास मास रिलेशनशिप, एक रिएक्टेंट का मास पता है दूसरे का निकालना है। मोल्स वॉल्यूम का कैलकुलेशन हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी बातें इस चैप्टर में हम लोगों ने करी। कुछ लॉस की भी बात हमने की है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर की। और ये चैप्टर यहाँ पर अब फिनिश होता है और इसके बाद में तुम अपनी मॉड्यूल्स से जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आती है यू कैन सेंड योर क्वेरीज, you can send your questions in the doubt counters.